न पूछ मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो मैंने इरादा किया है। न हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, न हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए। ये मैंने किसी और से नहीं, ये मैंने खुद से वादा किया है। आप भी खुद से वादा कर लें कि कोई विपत्ति हो, कोई समस्या आ जाए, लाख बाधाएं, लाख रुकावटें मेरे जिंदगी में आ जाएं, लेकिन मैं इस लक्ष्य की प्राप्ति करके रहूँगा। इस लक्ष्य को जरूर अचीव करूँगा। जो मेरा उद्देश्य है, जिसके लिए हम लगे हुए हैं, हमें इसकी प्राप्ति हर हाल में करनी है। तो हौसला बनाना है हमें, अपने इरादे को तोड़ना नहीं है, हमें अपने विश्वास को कभी मोड़ना नहीं है, हमें अपने रास्ते से कभी हटना नहीं है। हम निडर होकर के पूरी तन्मयता से, पूरे जुनून से, पूरे जज्बात से ये अपने हक की लड़ाई लड़ने वाले हैं और हम वाकई में किसी को निराश नहीं करेंगे। हकीकत में आज की जो कक्षा है, आज का जो महत्वपूर्ण टॉपिक आपके सामने उल्लेखित किया जा चुका है, ये सच में प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा, जहां पर सामान्य हिंदी व्याकरण संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं। जहां भी आज भी हमसे बहुत से लोग ये पूछ लेते हैं कि सर हमें स्पेशली टेट की तैयारी करनी है, सुपर टेट की तैयारी करनी, क्या इसमें सब कुछ है? मेरे दोस्तों, मैं आपको हमेशा ये बताता रहा हूँ, जिस बच्चे ने ये सोच लिया कि मुझे टेट और सी टेट, मुझे लेखपाल, मुझे एसआई, ऐसे तमाम भ्रांतियों को अपने दिमाग में सेट कर लिया जिसने, आप जरा वो, अगर वहाँ हिंदी है, सामान्य हिंदी पूछा जा रहा है, तो फिर आप क्यों ये बार बार गिला शिकवा बनाए रखते हैं कि ये हमें नहीं पढ़ना है, इसके नीचे तो लिखा नहीं गया एसएससी सीजीएल। अरे मेरे दोस्तों, एसएससी सीजीएल लिखा हो ना लिखा हो, लिखा तो है ना सभी प्रतियोगी परीक्षा हेतु। सामान्य हिंदी कहीं से अलग से थोड़ो आ जाएगी। स्वर 11 है तो मैं किसी अन्य एग्जाम में 13 थोड़ो पूछ लूँगा। आप केवल तैयारी करें, आप ये विश्वास मान के चलें, सामान्य हिंदी से अगर प्रश्न आ रहे हैं, आप किसी भी स्तर की परीक्षा में बैठ रहे हैं, तो आपके इस चैनल से प्रोवाइड कराए जाने वाले किसी भी कंटेंट को आप कमज़ोर मत समझना। हर कंटेंट आपके लिए उपयोगी साबित होगा। किसी भी वनडे एग्जाम में आप बैठ करके देखिएगा। तो पूरे विश्वास के साथ हमसे जुड़ें, पूरे विश्वास के साथ हमसे बने। आज की महत्वपूर्ण टॉपिक उल्लेखित कर रखा है उत्पत्ति स्रोत के आधार पर शब्द। आप सोच रहे होंगे सर हिंदी की बहुत सी वीडियोज आ गई, क्या अभी शब्द का अंत नहीं हुआ? जी कैसे हो सकता है? हम लोगों ने अभी शब्द के जो प्रारूप पढ़े हैं, हम लोगों ने अभी पिछले एपिसोड में जितने भी शब्दों की जानकारी हासिल की है, उनमें से एक नज़र थोड़ा सा डाल दीजिए अपने इस वीराने जीवन में। वीराने जीवन का मतलब वो हुआ बीते हुए जमाने, जहाँ से हम गुजर करके आगे चले आए हैं। हमने आपको शब्द का प्रकार पढ़ाया था। शब्द का प्रकार जब चल रहा था तो वहाँ कुछ इस तरीके का प्रश्न पूछा भी जाता है, बार बार एग्जामिनर पूछते भी हैं। तो शब्द का प्रकार जब है, पहली बात तो अर्थ के आधार पर, तो सार्थक निरर्थक कोई बात नहीं, बताने में भी कोई समस्या हमें नहीं हुई। अर्थ के आधार पर सार्थक शब्द कितने हैं? तो 8 प्रकार के होते हैं। जहाँ अभी हम लोग पर्यायवाची, एकार्थी, अनेकार्थी, ऐसे तमाम शब्दों को पढ़ने भी वाले हैं। शब्द का प्रकार जहाँ है, हमने लिखा है उत्पत्ति। सच बताऊं तो हम लोगों ने पढ़ लिया है व्युत्पत्ति। हम लोगों ने व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द पढ़ लिया है। व्युत्पत्ति के आधार पर का मतलब क्या है? रचना के आधार पर। रचना के आधार पे का मतलब क्या है? बनावट के आधार पर। अब याद आया होगा, ये तीनों उत्तर या तीनों प्रत्युत्तर या जवाब एक ही है। मैं किसी को व्युत्पत्ति कह दूं, या उसी को रचना कह लूं, या उसको बनावट कह लूं, कोई परिवर्तन नहीं कर रहा हूं मैं। इसके आधार पर शब्द 3 प्रकार के बताए गए आपको। ये क्लास आपके सामने आ चुकी है, रूढ़, यौगिक की और योग रूढ़ की। आप अपने प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ऐसे वीडियोज को पूरी जानकारी शेयर की जा चुकी है। रूढ़ के बारे में, यौगिक के बारे में, योग रूढ़ के बारे में महत्वपूर्ण कंटेंट आपके सामने प्रोवाइड कराया जा चुका है। आगे जरा ध्यान दें। व्युत्पत्ति हो गया, हमने कहा था रूपांतर के आधार पर शब्द।
रूपांतर के आधार पर शब्द कितने प्रकार का होगा? तो 2, जिसमें से एक लिखा था विकारी और दूसरा लिखा आविकारी। विकारी और आविकारी शब्दों की भी पूरी बात हो चुकी है। विकारी में आपने संज्ञा पढ़ा, सर्वनाम पढ़ा, क्रिया पढ़ा, विशेषण पढ़ा। इसमें भी आपने सारी चीज़ें ली, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, ये सारी बातों को, यानी इसके भी चारों पहलुओं को हम लोगों ने जान लिया है और विकारी शब्द के भी चारों प्रकारों को हम लोगों ने जान लिया है। इसका मतलब शब्द की व्युत्पत्ति, रूपांतर, इन बारे में बात हम लोग कर चुके हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि जो आज आपके स्क्रीन पर लगा हुआ है, जो आज आपके सामने ये जिस वीडियो को लॉन्च कर रहा हूँ, उत्पत्ति स्रोत के आधार पर शब्द, वो अभी नहीं पढ़े गए हैं। इसका मतलब अभी हम शब्द में हैं, अभी तो हम शब्द में ही चल रहे हैं। अब करना क्या है, जब इन टॉपिकों को पूरा कर चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द। ठीक है, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों के प्रकार कितने होते हैं? एग्जामिनर महोदय कभी कभार ऐसे ही प्रश्नों के साथ मुखातिब हो जाते हैं। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द 5 प्रकार के होंगे, इस बात को ध्यान दीजिएगा। अगर इनका मूल पूछा जाएगा तो 4 बताया जाता है। प्रकार की बात होगी तो 5, कुल प्रकार की बात होगी तो भी 5, मूल प्रकार की बात होगी तो 4। समझ गए होंगे हम लोग? यानी प्रकार पूछ लो आप तो उत्तर मैं 5 दूंगा, कुल प्रकार पूछ लो आप तो भी उत्तर मैं 5 दूंगा, और अगर का मतलब क्या, और अगर आप मूल करके हमसे पूछोगे तो हम इसका जवाब आपको 4 देने वाले हैं। ये रहे उत्पत्ति स्रोत के आधार पर शब्दों की प्रकारों की बात। कौन कौन से हैं जरा उन पर भी नजर डाल लेते हैं। एक है तत्सम और एक है तद्भव। तत्सम, तद्भव। तीसरा है देशज और चौथा है इसका विदेशज। विदेशज और पांचवा इसका हो जाएगा, पांचवा संकर शब्द। तो ये 5 हो गए, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर, जिनके बारे में हम लोगों को अब क्रमवार या क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करना है, जिनके बारे में हमें अब बेहतरीन रूप से आगे बढ़ना है। आपको ये पता है कि तत्सम से कितने प्रश्न हमारे एग्जाम में आ चुके हैं और आते भी रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसे हम बार बार रट रहे होते हैं। सच बताऊं तो यूट्यूब के इतिहास में बहुत कुछ अलग करने के बारे में सोच करके आया हूं इस प्लेटफॉर्म पर। आपकी उम्मीदों को कभी जाया नहीं जाने दूंगा। बस विश्वास हमें आप पर इतना है कि आप अपने इस प्लेटफॉर्म को थोड़ा सा आगे बढ़ाने में मदद करें। और फिर मैं जो वादा आपसे करके आया हूँ, सचमुच बहुत बड़ी चीज़ें आपके इस प्लेटफॉर्म पर मैं प्रोवाइड कराने वाला हूँ। बहुत बड़ी चीज़ें आपको किसी अन्य वीडियोज को, किसी अन्य बुक का सहारा ही नहीं लेना है, आप मान के चलें, क्योंकि एक ही जगह आपको इतना ज़्यादा देने वाला हूँ कि आपने उतना कल्पना ही नहीं किया था कि क्या सचमुच एक ऐसा छोटा सा चैनल, अभी हाल फिलहाल एक छोटा सा चैनल लॉन्च हुआ है और उसमें इतनी बातें मिल जाएंगी, ऐसी आपने अपेक्षा नहीं की होगी। लेकिन इस अपेक्षा पर खरा उतरूंगा, आप विश्वास बना के चलें। तत्सम और तद्भव की एक ऐसी क्लास अब आज आपके सामने वाली है जिसे देख करके आपको लगेगा कि सचमुच अलग है। अलग ये है कि हम जिससे घबराते रहे हैं, हम जिससे हमेशा डरते रहे हैं, उस क्लास से आपका निवारण करवाने वाला हूं। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के साथ आपका आज सामना है। तत्सम और तद्भव जिन्हें हम कभी रटा करते थे, आज से वो काम हम बंद करने वाले हैं। तत्सम और तद्भव यानी दिए गए इन 5 प्रकारों में से 2 प्रकारों को हम लगे हाथ साथ साथ पढ़ने वाले हैं, क्योंकि तत्सम से तद्भव एग्जामिनर यही पूछता है, यह तत्सम है या तद्भव है, यह इसका तत्सम रूप क्या होगा, इसका तद्भव रूप क्या होगा। अतएव हमें इन दोनों बातों को साथ साथ लिए चलना है, यानी इसकी 2 टॉपिकें हमारे साथ साथ चलेंगी। महत्वपूर्ण बात, पहली बात मैं आपको बता दूं कि कुछ बातें हम लोग चोरी कर देते हैं या चोरी करके सीख सकते हैं। जैसे हमारी बोलचाल की भाषा में जिन शब्दों का प्रयोग ज़्यादा होगा
हम उन्हें तद्भव कहेंगे। हमारी बोलचाल की भाषा में जिनका प्रयोग कम रहा है हम उन्हें तत्सम कहेंगे। बड़ी अच्छी बात बताने वाला हूं, समझना जरा। तत्सम का मतलब होता है जो उसका रूप हो, तत्सम यानी जो उसी के समान हो, जो उसी के समान हो उसका मतलब तत्सम है। तद्भव जिसका जन्म उससे हुआ हो उसका मतलब है तद्भव। तो ध्यान देना, तो जो उसके समान हो लिख सकता हूं मैं, उसके समान, इसको कहेंगे तत्सम, और उससे जन्म जिसका यानी उससे उत्पन्न जो हुआ है उसे हम तद्भव कहेंगे। यहां तक की बातें स्पष्ट हैं, कुछ करने की आवश्यकता विशेष नहीं है। मैं अब यहां देखिएगा क्या क्या बताने वाला हूं, बस ध्यान से सुनते जाइएगा। संस्कृत का रूप है ये, संस्कृत का रूप है ये, और संस्कृत से इनका जन्म हुआ, संस्कृत से जन्म। समझना जरा, अभी हमने एक बात बोली है बोलचाल। हम तत्सम और तद्भव को इतना कठिन मान लेते हैं या इतना कठिन बना देते हैं क्योंकि हम क्या करते हैं, हम उसकी पोजीशन को समझना ही नहीं चाहते। हमने तमाम वीडियो देखा, हमने तमाम प्रकार की किताबों में अध्ययन किया, हमने तमाम प्रकार की परिकल्पनाओं से खुद को संवारा। बहुत बार मैंने अपने उद्देश्य से प्रेरित होकर के खुद के व्यवहार में परिवर्तन लाने की भी कोशिश की। फिर हम इस उद्देश्य और इस लक्ष्य पर पहुंच पाए कि हो ये तो बड़ा आसान था, हम कब से घिसते आ रहे हैं। देखना जरा, संस्कृत का रूप, संस्कृत से जन्म, यहां मामला बिगड़ जाता है। हम सोचते ये कैसे हो गया। देखना जरा, कुछ ऐसे शब्द हैं जो सचमुच संस्कृत के हैं, संस्कृत के शब्द हैं, परंतु हम अपनी बोलचाल में ऐसे शब्दों का दूसरा तरीका निकाल लेते हैं। जैसे घृत, हम कभी अपनी मां से घृत कहकर के नहीं मांगे होंगे। आना अपने जीवन में, नहीं सही हो जाएगा तो बताना, आ जाओ अपने जीवन में। मैं बताता हूं कि 95% तत्सम तद्भव यहीं समाप्त हो जाएंगे, यहीं समाप्त हो जाएंगे, कुछ करना ही नहीं है। मैं कहता हूं आपको दो बातें मैं लिख करके देता हूं, आप जरा हमें बताना। मैंने लिखा है घृत और हमने लिखा है घी, हमने लिखा है हस्त और हमने लिखा है हाथ, हमने लिखा है प्रस्तर और हमने लिखा है पत्थर। इस तरीके से, जैसे हमने लिखा है पाषाण और हमने लिखा है पाथर। आप जरा सोचो, अगर मैं इन बातों पर रुका हूं जहां मैं बना हूं, जैसे मैंने लिख दिया गोधूम और हमने लिख दिया है गेहूं, जैसे हमने लिखा है अग्नि और हमने लिखा है आग। ये तमाम शब्दों का रूपरेखा मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। ये शब्दावली आपको बहुत कुछ सिखा के जाने वाली है। आप जरा हमें बताइए, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे विद्यार्थियों, आप मुझे जरा इतना बता दीजिए कि क्या आप अपने घर में, अपने वैचारिक जीवन में, क्या कभी आपने बोलचाल की भाषा में किसी दुकानदार के पास जाकर के कहते हो भाई 1 किलो घृत दीजिए हमें? वो आपका चेहरा 10 बार देखेगा कि किसी दूसरे पिंड से तो नहीं आ गया ये, किसी दूसरे ग्रह का निवासी तो नहीं है ये, कि संस्कृत में कहीं के आचार्य तो नहीं है ये, है ना। जबकि आचार्य हैं, फिर भी आचार्य जी भी किसी दुकान पे जाकर के घृत नहीं कहेंगे, है ना। हम क्या कहते हैं अपनी बोलचाल में? घी कहते हैं। आपने कभी किसी को कहा अभी 1 हस्त मारेंगे, वो चौंक जाएगा, FIR करा देगा। वो सोचेगा हस्त कोई बड़ी चीज होगी, फिर वो हाथ थोड़ा समझेगा। मुझे लगता है कि हम लोग बोलचाल की भाषा में हाथ कहते होंगे, है ना। हस्त का क्या कहते होंगे? हाथ कहते होंगे। प्रस्तर का क्या कहते हैं? पत्थर। कभी आपने कहा कि हनुमान जी प्रस्तर उठा लेते थे, या नल और नील ने प्रस्तर को पानी में तैरा दिया? आपने तो नहीं कहा ना इस तरीके से, आपने तो इसे पत्थर ही कहा होगा। और भी देहात में चले आए तो हमने पाषाण को पाथर कह लिया या पत्थर कह लिया, कहा कि नहीं कहा हम लोगों ने? वो अलग बात है कि हमने पाषाण काल पढ़ा। देखना, 2 बातें हैं। जो हमारी बोलचाल की भाषा है, क्या वो श्रेष्ठ है? बोलचाल की जो योग्यता है, जो श्रेष्ठता है, वो थोड़ा सा ऊपर है। हम जैसे अपने घरों में, अपने परिवार में, अपने वैचारिक जीवन में, अपने चलने वाले समाज में पता नहीं क्या क्या बोल जाते हैं।
क्या उसे हमारी हिंदी मान्यता देती है? नहीं, वो किसी क्षेत्र की बोली मान ली जाती है। लेकिन हम स्टैंडर्ड बात करते हैं तो हम लिखते हैं पाषाण काल, नहीं तो पत्थर काल लिखते हैं। लेकिन हम अपने जीवन में पत्थर ही बोलते हैं, इस बात से बिल्कुल अछूते नहीं हैं आप। इसलिए मैंने कहा कि 95% बातें सही करके आओगे आप। आगे देखिएगा, गोधूम और गेहूं, संस्कृत में गोधूम होता है। आप बताना जरा, आपके खेतों में गोधूम की बुआई हो गई? क्या आपने गोधूम अपने खेतों में डाल दिया? अगर ऐसा कोई व्यक्ति आपके घर पूछे, मुझे लगता है शादी कैंसिल हो जाएगी। नहीं समझ पाए? यानी आपके घर रिश्ता आया हुआ है शादी का और आप बड़े सज धज के उनके सामने बाहर निकलते हैं और उन्होंने कहा कि आप मुझसे कुछ बात करें। आप इस लड़की से जिससे आपकी शादी होने वाली है, आप दोनों लोग इकट्ठा होकर के बात कर रहे हैं। बहुत स्मार्ट बन रहे हो, बहुत ही ज़्यादा चालाक बन रहे हो। आपने उस लड़की के श्रम को ये सोचा कि ये सब कुछ बहुत ही नॉर्मल है। आपने उसके पास जाकर के कहा, और क्या हालचाल है, क्या आपके खेतों में गोधूम डाल दिया गया है? लड़की तो फिर समझ जाएगी ना, फिर आपको वो कहेगी गोधूम नहीं बोले जाते, गेहूं कहा जाता है। बोलचाल की भाषा में गेहूं कहेंगे, गोधूम तो अलग बात है। फिर वो लड़की शर्मा जाएगी कि आप पता नहीं किस पिंड से आए हैं, किस ग्रह से आए हैं, कहाँ के निवासी हैं, कितने ज़्यादा ज्ञाता हैं आप। ऐसी भी जानकारी हमें नहीं चाहिए। तो आप जरा ध्यान देना कि गोधूम गेहूं, अग्नि को तो हम लोग कहते ही हैं, अग्नि को साक्षी मानकर कहते ही कहते हैं। बहरहाल ठीक है यहाँ तक, लेकिन फिर भी हमने बोलचाल कहा है, हम कभी बोलचाल में अग्नि नहीं कहते हैं भाई। अग्नि जला दो, अग्नि जला दो कभी कहते हो क्या? नहीं कहते हो। हाँ, वो अलग बात है, वो एक सामाजिक प्रतिष्ठा जुड़ी होती है, वहाँ श्रेष्ठ भाषा का प्रयोग हो रहा है। इसलिए उन्होंने कहा कि हम अग्नि को साक्षी मान करके, हम अग्नि को साक्षी मान करके ये काम कर रहे हैं। तो वहाँ अलग बात थी। लेकिन हमारे बोलचाल, मैंने जो ये एक शब्द लिखा आपके सामने, ये वाला, ये बोलचाल, बोलचाल का मतलब जो हम अपने घर में, अपने समाज में, अपने आसपास के लोगों से बोलते समय करते हैं, वो है बोलचाल। तो मुझे लगता है कि आप गेहूं कहते होंगे, आप आग कहते होंगे, आप घी, आप हाथ, आप पत्थर, ऐसे ही शब्दों का आप प्रयोग करते आए हैं। यहाँ तक की बातें मुझे लगता है आपको क्लियर कर पाए हैं। ये चीज़ें हैं। बोलचाल में आप चलोगे, बोलचाल में चलोगे तो पता नहीं कितने प्रश्नों का उत्तर आप दे जाओगे। यहाँ तक की अगर बातें क्लियर हैं तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। मान के चलें कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इस क्लास को आगे बढ़ाता हूँ, बोलचाल की भाषा से थोड़ा सा परे आपको ले चलता हूँ। वो एक तरीका हो गया, एक पहचान होगी कि हम तत्सम तद्भव को ऐसे जाने नहीं देंगे। हमें अब बहुत ज़्यादा रटने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम महत्वपूर्ण चीज़ों को अब परखने वाले हैं। अब मान के चलें, देखना जरा क्या क्या चीज़ें मैं अब आपको बताने वाला हूँ। महत्वपूर्ण बात आप जरा ध्यान दीजिए, कहीं आपको छा मिल जाए। ये भी फार्मूला दे रहा हूँ आपको। किसी शब्द में छा मिले, किसी शब्द में आपको सरा मिले, कहीं आपको बड़ा सा मिले, कहीं आपको वाह मिले, कहीं आपको वाह मिल जाए। आगे जरा ध्यान दें, ये तो क्लियर है। आपको कहीं रा इस तरीके का ना हो के रेफ में मिले। रेफ, रेफ का मतलब जो ऊपर लगा होता है, ऐसे ऊपर लगा होता है ना, इस तरीके का, ये मिल जाए। या किसी शब्द के प्रारंभ में, या कहाँ हो, प्रारंभ में। देखिए सारी बातें मैं लिख रहा हूं जिससे आप कंफ्यूज ना रहें। देखना जरा, मेरा काम क्या, मेरा उद्देश्य क्या है, मुझे ये चीज़ें, ये कंटेंट आपको बहुत ही अच्छे ढंग से देना है, बस मेरा यही वर्क है। तो मैं इस पर प्रयासरत हूँ। आप मेरे साथ पूरे मनोवेग से जुड़े रहें और ध्यान से पूरे केंद्रित होकर के इस भाव को लेने का प्रयास करें। यहाँ जरा ध्यान देना, मैंने कहा है किसी शब्द में, पूरा लिख रहा हूँ मैं इसीलिए जिससे आप कभी परेशान ना हो। किसी शब्द में अगर ये छा मिलता है, ये सरा मिलता है, ये बड़ा सा मिलता है, या वाह मिलता है, या उस पर, उस शब्द में रेफ की मात्रा यानी वो रा वाली मात्रा ऊपर होती है, अगर ऐसा हुआ है तो हम लोग उसे 99% जगहों पर, एकाध अपवाद को छोड़ करके 99% स्थानों को कवर कर जाएंगे।
यानी ऐसे शब्दों को हम लोग तत्सम कहेंगे। क्या कहेंगे? तत्सम कहेंगे। ऐसे शब्दों को तत्सम कहेंगे। जैसे अभी मैं आपसे यही बात कर लूं कि पक्षी कैसा शब्द है, तो आप तुरंत कहिएगा सर ये तो तत्सम है क्योंकि इसमें छा है। ठीक है, यहाँ तक की कोई बात नहीं है। अगर मैं आपसे कह दूं शाक कैसा शब्द है, तो इसमें शाक आ गया है, इसको बता दो। वन कैसा शब्द है, इसको बता सकते हैं। श्रृंगार कैसा शब्द है, इसको बता सकते हैं। है ना? है ना आसान? ये सब क्या है? तत्सम है। आप खुद ही जान सकते हो। फिर आ जाओ अपने बोलचाल की भाषा में। देखना सही ना होगा तो कहना। बोलचाल में आ जाओ। क्या पक्षी कहते हो? आप यही पंछी पंछी पंछी, ये छा ना कह करके आप वो वाला छा कहते हैं, छाता वाला कहते हैं ना। साग को आप साग कहते हैं कि नहीं कहते हैं? कहते हैं। वन को, यानी ये वन है, अब देखो अभी वन निकला हमारे मुख से, वन को हम वन बोला करते हैं, बोलते हैं कि नहीं बोलते? बोलते हैं ना। है तो संस्कृत के, लेकिन हमारी बोलचाल की भाषा में आने के बाद उनका रूप थोड़ा सा हमने बिगाड़ दिया है, उनके रूप को थोड़ा सा हमने बदल दिया है, और जिसे हमारी हिंदी ने सहजता से स्वीकार कर लिया है। और जब हिंदी ने इस बात को स्वीकार कर लिया, इसीलिए इसके दो पहलू बन गए, एक तो तत्सम, एक तो तद्भव। पूछा जाने लगा कि कब क्या था और कैसा आपने इसको कर दिया है। श्रृंगार बहुत बार एग्जाम में आया ये श्रृंगार, और आप कहते हैं कि आपने श्रृंगार नहीं किया। भाई गाना है ना कजरे की धार, ना कोई किया श्रृंगार बोला हो तो बताना हमें। उन्होंने भी कहा ना कोई किया श्रृंगार, कहा कि नहीं कहा? ना कोई किया श्रृंगार, ना कोई किया श्रृंगार। बोलचाल की भाषा में श्रृंगार बोलते हैं हम लोग, और अगर जो बोलचाल की भाषा में आप ला रहे हैं तो आप उन्हें तद्भव कहने के लिए मजबूर हैं, और जिन्हें इस तरीके से प्रयोग में ला रहे हैं उन्हें आप तत्सम कह लीजिए। शेष कहानी आपके सामने है, स्पष्ट हो गई होगी। मैंने सबका एक एक उदाहरण भी आपके सामने रखने का प्रयास भी कर लिया है, स्पष्ट है। अब जरा ध्यान दें, यहां जैसे हमने लिख दिया कर्म, इस तरीके से जैसे हमने लिखा धर्म, देखो सब पे रहा है। कैसे शब्द हैं ये? तत्सम है ये। कैसे है? तत्सम। आगे जरा ध्यान दें, अगर किसी शब्द का, देखो मैंने क्या लिखा है, प्रारंभ लिखा है, इस बात पर थोड़ा सा फोकस करें। यानी किसी शब्द का प्रारंभ किससे हो रहा है? या से हो रहा है। जैसे कहीं लिखा हो यशोदा, यशोदा, वो अलग बात है, आप कहोगे सर मैं तो यशोदा ही कहता हूं। सच पूछो, बोलचाल की भाषा में ज्यादातर लोगों ने इसे जसोदा ही कहा है। कृष्ण जसोदा के लड़के थे, यशोदा को क्या बोला गया? जसोदा बोला गया। ये बार बार आप भी जानते हैं। यमुना को जमुना कहा जाता है, यमुना को जमुना, यानी यशोदा को जसोदा और यमुना को जमुना बोला गया कि नहीं बोला गया? यव को जव कहा गया कि नहीं कहा गया? देखो यो यानी जो, यो यानी जो। ये सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, देखना इस पे स्टार बनाना। ये एग्जाम में आए हैं कि नहीं आए हैं? कहा है ना हमने कि उदाहरण भी वही रखूंगा जो आपके योग्य हों, उदाहरण भी वही आपके सामने परिलक्षित होंगे जो आपकी जरूरतों के मुताबिक हों। ऐसा नहीं कि मतलब कोई भी उदाहरण लाया हमने और रख दिया, ऐसा नहीं है। आपके साथ जो शेयर हो रही बातें वो बहुत ही वर्गफुल के आपके लिए होंगी, ये मान के चलें। एक यूथ होता है, यूथ पूछा जाता है, यूथ, यूथ जो कि आप सोचोगे सर ये दूसरी भाषा का है, आप यूथ हैं, आप युवा हैं। मैं उस यूथ की बात नहीं कर रहा हूं। हिंदी में यूथ है, ये तत्सम रूप है, और इसका हिंदी होगा जत्था। यूथ का मतलब जत्था। क्लियर होगी बात? तो हम लोग तत्सम की बनावट को समझ रहे हैं। हम लोग तत्सम किन्हें किन्हें कहने वाले हैं, इस भावना से जुड़े हुए हैं। तो आप प्रेरित होइएगा ऐसी शब्दावली से, इस विभिन्न प्रकार के ट्रिकी नियम से। वाकई में आप बहुत कुछ सीख पा रहे होंगे। आगे बात समझते हैं। मैं अब कहने वाला हूं संयुक्ताक्षर, यानी वो लिखा भी है मैंने लेकिन पुनः लिख रहा हूं। ये संयुक्त अक्षर जो होते हैं, अगर ये शब्द में है, शब्द में है तो तत्सम, शब्द में है तो, शब्द में है तो तत्सम।
जैसे छा की बात हमने किया ही किया है, छा त्रा ज्ञान और स्रा, छात्रा ज्ञा और स्रा। अगर ये किसी शब्द में है तो आपको यह क्या मान लेना है, तत्सम मान लेना है। छा मिल जाए, जैसे आपसे रक्षा कहा जाए, रक्षा, रक्षा कैसा शब्द होगा, तत्सम। रक्षा का तद्भव क्या होता है, राखी, रक्षा का तद्भव राखी होता है। जैसे त्रा लिखा गया है, त्रा। अब जैसे आप कभी भी देखना त्रा वाला जहां आएगा, जैसे त्रिशूल, जैसे त्रिशूल लिखा गया, त्रिशूल कैसा शब्द होगा, ये तत्सम होगा ना, होगा कि नहीं होगा। यहां एक अपवाद है, उस पर जरा ध्यान देना। साप लिखा होगा और साप का होता है श्राप, लेकिन ध्यान यहां देना है, ये तद्भव है और ये तत्सम है। ठीक है। एक और स्टार प्रश्न मैं बता दूं आपको, ये महत्वपूर्ण प्रश्न, जहां थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, जहां कोई नियम नहीं चल रहा है। दया, दया जो कि तत्सम है और भाव क्या है, तद्भव है। इस बात को भी याद रख लीजिए लगे हाथ इसी वक्त। तो हम बने रहे अपने इस टॉपिक पर। छात्रा ज्ञासरा अगर कहीं भी आ जाएंगे तो हम उन्हें तत्सम की कैटेगरी में रखेंगे। एक जो महत्वपूर्ण अपवाद था मैंने आपके सामने उसे रखने का प्रयास किया है और रख भी दिया है। एक महत्वपूर्ण बात यहाँ भी मैंने शेयर कर दी है और इसके ठीक पहले यहाँ तो ये महत्वपूर्ण बातों का सिलसिला आपके साथ जोड़ा ही गया था। अभी इनकी अच्छाइयों का सिलसिला रुकेगा नहीं और ना हम लोगों के पढ़ने का दौर रुकने वाला है। हमें अभी बहुत काम करने की आवश्यकता है इन पहलुओं पर। तो हमने संयुक्ताक्षर कह लिया। अगली बात देखिएगा, ये तत्सम, ये तत्सम। अगली बात देखो जरा भैया, अनुस्वार भी तत्सम है। अनुस्वार भी क्या है, तत्सम है। जैसे अगर कहीं लिखा है अंकुर तो तत्सम है। अंकुर क्या है, तत्सम है। कंचन क्या है, तत्सम है। समझना। मंचन क्या है, तत्सम है। कैसे जान रहे हैं हम, क्योंकि इन पर अनुस्वार लगा हुआ है। और अभी आपने कहा सर अनुस्वार क्या होते हैं, तत्सम होते हैं। क्लियर होगी बात कि नहीं होगी। आप पर्यायवाची देखते होंगे, पर्यायवाची शब्दों को आप पढ़िए। पर्यायवाची शब्द जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, तत्सम होते हैं। पर्यायवाची शब्द कहाँ आते हैं, तत्सम में। पर्यायवाची शब्द भी कहाँ आएंगे, तत्सम में आएंगे। क्लियरिटी मिल रही कि नहीं मिल रही है। यानी हम लोग तत्सम की पहचान विभिन्न प्रकार के पहलुओं से कर सकते हैं तथा एक महत्वपूर्ण तरीका हमने दिया है आज आपको। आप उसको बोलचाल की भाषा में लाइए लाइए, आप 95% हिस्सों को टच कर जाएंगे, ये पक्की बात है। आगे जरा ध्यान दें, अगर कहीं पर अनुनासिक मिल जाए, अनुनासिक के अपवाद को छोड़कर अनुनासिक मिलता है तो उसे माना जाएगा तद्भव। और कहीं पर द्विगुण व्यंजन मिलते हैं तो उन्हें भी माना जाएगा तद्भव। जैसे आप मान के चलिए द्विगुण का मतलब ये, अगर कहीं ये मिल गए, जैसे सड़क लिखी गई है तो पक्की बात इसे कहिएगा तद्भव है। क्या है, तद्भव। स्पष्ट होगी बात ना। और अगर अनुनासिक का मतलब जैसे आँख है, इस तरीके से आँख लिखा गया, ये किस में आएगा, अनुनासिक में। अनुस्वार और अनुनासिक का अंतर भी आप समझ पा रहे होंगे। जो चंद्र बिंदु है उसे अनुनासिक कहा जाता है और जो अंक बिंदु है उसे हम अनुस्वार कहते हैं। अंक बिंदु को तत्सम माना जाता है, जबकि आपका चंद्र बिंदु जो है जिसे अनुनासिक कहा है उसे तद्भव माना जाता है। क्लियर होगी बात। यहाँ तक कि महत्वपूर्ण बात आप मेरे हिसाब से अब समझ गए होंगे। कुछ उदाहरणों को और भी आपके सामने प्रेषित ही कर देता हूँ। यहाँ तक की बातें अगर क्लियर हैं तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए।
तो मान के चलें कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं कुछ उदाहरण आपके सामने रख दे रहा हूँ, बाकी तो आप अब क्लियर कर चुके हैं। जितना मैंने नियम इसके बारे में बता दिया है, उन नियमों के सहारे आप तत्सम तद्भव से बिल्कुल डरना नहीं है। अब आपको डरना ही नहीं है, डर के आगे ही जीत है, ये मान के चलना। डरना बिल्कुल आपको नहीं है। समझना जरा मैं करने क्या जा रहा हूँ। अगर कहीं छा मिला है तो छा सचमुच आप देखोगे तो या तो ये बदलेगा छ में, या तो ये बदल जाता है खा में। अक्सर ऐसा है। जैसे अगर लिखा है पंछी तो उसका लिखा जाता है इस तरीके से, पंछी। अगर लिखा है रक्षा तो उसका लिखा जाता है राखी। और अगर लिखा है भिक्षा तो उसका लिखा जाएगा भीख। अगर लिखा गया है लक्ष्मण तो उसका लिखा जाएगा लखन। है ना क्लियर ये बात? यानी ये मामला तत्सम का है, ये मामला तद्भव का है। पक्षी, पंछी, रक्षा, राखी, भिक्षा, भीख, लक्ष्मण, लखन, इस तरीके से होगा। जैसे आप कहते हैं लक्षण, तो लक्षण का क्या होगा? लक्षण कहते हैं इनके अंदर ये लक्षण है, इनके अंदर ये लक्षण। बहुत कम बोलचाल में लक्षण लक्षण लोग कहते हैं, है ना? तो वो भी आप कर सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं। जैसे लक्षण का क्या होगा? लक्षण का हो जाएगा लक्षण। जैसे साक्षी का क्या होगा? साखी। क्लियर है ना बात? अब महत्वपूर्ण बात यहां देख लीजिए। स्रा है तो सा में बदलेगा, स्रा है तो सा में बदलेगा। ये जो मैं कर रहा हूं इसको ऐसे ही आप अपने जहन में समाहित करें। स्रा है तो किस में बदल जाएगा? सा में। ज्यादातर हिस्सों में ऐसा होगा। जैसे आप मान के चलें, यहां लिख दें हम श्रावण। श्रावण का क्या होता है? सावन। इस तरीके से। जैसे एक पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, स्वसरु, इसका मतलब है सास। स्वसरु का मतलब हो गया सास। जैसे श्रेष्ठी लिखा गया, श्रेष्ठी, इसका मतलब होगा सेठ। चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना? अद्भुत है ये। यानी थोड़ा सा ही ध्यान देना है। बहरहाल ये जो एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिख दे रहा हूँ, ये इसलिए लिख दे रहा हूँ क्योंकि ये जरूरी है। इन्हें आप याद भी कर सकते हैं, एक बार हमारे साथ तैयार भी कर सकते हैं। अभी हमने बात की थी श्रृंगार की। श्रृंगार कई बार आपके एग्जाम में शुद्ध वर्तनी के रूप में भी आया है, जरा ध्यान इसको दीजिएगा आप। श्रृंगार का होगा श्रृंगार, श्रृंगार का श्रृंगार होगा। इस तरीके से आप इस चीज़ों को याद कर लें। क्लियर? यहाँ तक की बातें मैं मान के चलूँ आपको आ गया है। अब अगर हम कहें वा का बा बन जाएगा, अभी ठीक इसके पहले मैंने बताया था, जैसे वानर लिखा गया तो बानर बनेगा। जैसे वंदर लिखा गया तो बंदर बनेगा। जैसे वन लिखा गया तो वन बनेगा। बन रहा कि नहीं बन रहा? इस तरीके से। जैसे आपने कहा वत्स, वत्स का क्या हो जाएगा? बच्चा। बना ना? जैसे आपने कहा वधू, वधू का क्या बन जाएगा? बहू, वधू का बहू। ये तत्सम, ये तत्सम है और ये इसका क्या है? तद्भव है। जैसे आपने कहा वक, वक का मतलब बगुला। वक का मतलब क्या होगा? बगुला। क्या हम अपनी बोलचाल की भाषा में वक का प्रयोग करते हैं? आप चेक कर लो, जो मैंने पहले बताया है। हम कभी सावन को श्रावण वगैरह नहीं कहते। हम सावन आया, बादल छाए, ऐसा कह के काम चलाने वाले में से। हम कभी भी स्वश्रु नहीं कहेंगे, स्वश्रु नहीं कहते हैं। कि कहते हैं सास के लिए नहीं कहते हैं। कहा है कि नहीं? क्या कभी आपने ये शब्द देखा स्मैश्रु? बड़ा अजीब सा ये लगेगा आपको। इसका मतलब होता है मूंछ। कठिन है ना? हम लोग तो बोलचाल की भाषा में मूंछ का ही प्रयोग करेंगे। इतना कठिन शब्द कौन बोलने जाएगा? जरा बताना, कौन बोलेगा भला? सास को ये कौन कहने वाला है? कोई नहीं कहेगा। ये बोलचाल की भाषा में इधर वाले आ रहे हैं, ये हमारे संस्कृत के शब्द हैं, अतः हम इन्हें ऐसा ही करते हैं। जैसे आप जरा ध्यान दो, 80 अगर लिखा है, 80 का ये पूछा गया है भाई, इसलिए मैं इसको लिख दे रहा हूँ। गिनतियां तो बहुत हैं,
80 का पूछा गया, 80 ये 80 ये तद्भव है और ये इसका क्या है, तत्सम है। क्लियर हो गया? हमने यशोदा जसोदा तो कर ही लिया था, यहाँ तक की बातें एकदम स्पष्ट है। जैसे आपसे अगर कह दूं ग्राम, ग्राम का क्या होगा, ये इधर लिख दें ग्राम और इधर लिख दे रहा हूं गांव, ये तद्भव है। इस तरीके का जाने रखिएगा, ये तद्भव है और ये तत्सम है। स्पष्ट होगी बात ना? तो हमने कुछ उदाहरणों को भी आपके सामने रखने का प्रयास किया। जैसे कहीं अभी बड़ा सा मिल जाए, बड़ा सा तो लिखा ही नहीं हमने, जैसे लिख दिया श्यामल, श्यामल का मतलब क्या होगा, सांवला होगा ना, श्यामल का सांवला ही तो होगा, श्यामल का सांवला हो जाएगा। जैसे अभी हमने कहा साख, साख का क्या होगा, साग। सलजम, सलजम का क्या होगा, सलजम, ये हो जाएगा। क्लियर है ना? जैसे आप कह रहे हैं सतलज, ये तत्सम, सतलज ये तद्भव, हो रहा ना? बहुत ही आसान है। ऐसे तमाम प्रश्नों की जानकारी आप ले गए। अगर मैं आपसे जाते जाते कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली को छोड़ जा रहा हूं, आप जरा सोचो बारात का क्या होगा, बारात कैसा शब्द है, इतना सोचो, ये वाला। तो आप कहोगे सर ये बारात तत्सम होगा, ये बारात क्या होगा, तद्भव होगा, होगा ना? यानी वाह है तो तत्सम है, बा है तो तद्भव है। ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ आप पूरे अपने तत्सम तद्भव की क्लास को बेहतर कर पाएंगे। जैसे आप कहते हैं कि आज उनका विवाह है, विवाह अगर लिखा गया है तो विवाह कैसा शब्द है, तो तत्सम होगा। और अगर कहते हैं आप आज उनका ब्याह है, तो ब्याह कैसा शब्द है, तद्भव है। क्लियर है? तो महत्वपूर्ण सीजन चल रहा है, शादियों का दौर चल रहा है, इसलिए मैंने इन पर भी चर्चा कर दी है। वाकई में ये जितने भी प्रश्न मैंने आपके सामने उल्लिखित कर रखे हैं, कभी ना कभी एग्जामिनर महोदय द्वारा पूछे गए हैं। आज की ये जो तत्सम तद्भव की कक्षा हमने आपको प्रोवाइड कराई है, पूरे लगन से, पूरी मेहनत से हमने इसके निचोड़ को आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। उन प्रश्नों का जिक्र किया है जो किसी ना किसी एग्जाम में, स्तरीय एग्जाम में आपसे पूछे गए हैं या आने वाले समय में आपसे मुखातिब होने वाले हैं। और मैं चाहूँगा कि आप इस कंटेंट को देख करके अपनी तैयारी को और भी बेहतर करें, और भी बेहतर करें, और भी बेहतर करें, पूरे अच्छे ढंग से अपने आप को तैयार कर पाएँ। अगर ये कंटेंट आपको अच्छा लगा है, अगर ये कंटेंट आपको बहुत ही बेहतर ढंग से मैं आपके पास पहुंचा पाया हूं, अगर मेरा वर्क अच्छा रहा है, मैंने कार्य अच्छा किया, मेरा प्रतिफल अच्छा आप तक गया, मेरा आउटपुट आप तक पहुंचा है, यानी अगर मैं ऐसा करने में सफल हुआ हूं, तो आप लाइक करिएगा, आप शेयर करिएगा, आप सब्सक्राइब करिए, कमेंट करवाइए या करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करिए, अपने चैनल को थोड़ा सा बढ़ाने का प्रयास करिए। मिलता हूं मैं आपसे नई कक्षा में, आपका दिन शुभ हो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।